सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 20 सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ में कई राष्ट्रीय खबरें हैं। दुखद खबर आती है, मशहूर संगीतकार, गायक ज़ुबीन गर्ग जी का निधन हो गया। बहुत ही अच्छे गाने गाए इन्होंने, कई युवाओं के लिए बड़े मोटिवेशन के रूप में देखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आज के संपादकीय तरफ संपादकीय इस क्रम में है, जवाबदेही की ज़रूरत, फिर सतर्कता के मोर्चे और दरों में बदलाव से उम्मीदें और आशंकाएं। सतर्कता के मोर्चे पर अगर हम देखें तो गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता किया है। इसके मुताबिक दोनों देशों में से किसी भी पर भी अगर कोई हमला होता है तो उसे दोनों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। अब असल में एक बहुत बड़ी जियो पॉलिटिकल न्यूज़ निकल के आई कि सऊदी अरेबिया ने खुले तौर पे पाकिस्तान का समर्थन करा और ये कहा भी कि अगर पाकिस्तान के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी आक्रमण होता है तो ये आक्रमण महज पाकिस्तान पे नहीं, सऊदी अरेबिया पर भी माना जाएगा। यानी कि भारत के लिए ये अब चिंता की बात है। यानी ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। निश्चित तौर पर ये भारत के लिए चिंता का विषय है और माना जा रहा है कि सरकार पर इस समझौते के प्रभावों पर का अध्ययन करेगी। यहाँ सवाल ये भी हुआ कि भारत से संबंधों को लेकर सऊदी का नज़रिया बदल गया है क्या। अगर हाल फिलहाल के घटनाक्रम को देखें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापक राजनीतिक साझेदारी है जो पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी प्रांगण हुई है। साथ ही उम्मीद जताई जाती है कि सऊदी अरब रणनीतिक तौर पर भारत के साथ पारस्परिक हितों और संवेदनशीलता को ध्यान में रखेगा। ताज़ा समझौते इस वर्ष मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के 4 महीने बाद हुआ है और इस दृष्टि से भारत की चिंता जायज़ है। पाकिस्तान के इस कदम को भारत पर रणनीतिक रूप से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है। मगर एक सच ये भी है कि पाकिस्तान वर्तमान में गंभीर आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मोर्चों पर जूझ रहा है। ऐसे में सऊदी अरब के साथ समझौता का एक अहम मकसद वित्तीय मदद हासिल करना भी है। वहीं सऊदी अरब के भी अपने तगाजे हैं। वह ईरान और इसराइल के तनातनी से उत्पन्न क्षेत्रीय शांति के खतरों के विरुद्ध अपनी सुरक्षा मजबूत करना चाहता है। मगर भारत के संदर्भ में देखें तो सऊदी अरब यहाँ लंबे समय से रणनीतिक और आर्थिक संबंधों में निवेश करता रहता है। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है, मगर उसका नया रुख चौंकाने वाला है। जो भी हो, इस समझौते से अब किसी भी आशंका एवं संभावना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और भारत को सतर्क रहकर भविष्य के लिए नई अपनी रणनीतियाँ तय करनी होंगी। आने वाले समय में भारत के लिए देखना पड़ेगा कि क्या ये जो हाल ही में दोनों मुल्कों के बीच में रक्षा एग्रीमेंट हुआ है, भारत की सुरक्षा और रणनीति पे कोई इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। अगला है जवाबदेही की ज़रूरत। पारदर्शिता लोकतंत्र का जीवन है। जनता की ओर से प्रश्न उठना भी लोकतंत्र में एक स्वाभाविक और ज़रूरी प्रक्रिया है। साथ ही संदेहों और सवालों के जवाब अगर समय पर सामने आ जाएं तो इस देश में लोकतांत्रिक जड़ें मजबूत ही होंगी। मगर कई बार राजनीतिक उठापटक के बीच बूंद जब ज़्यादा गहरी हो जाती है तब विश्वास का संकट खड़ा होने की आशंका उपजती है। इस लिहाज से देखें तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से पिछले कुछ समय से मतदाता सूची में हेरफेर को लेकर जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं वह अब बहस का मुद्दा बन चुका है और आम लोगों के सामने एक तरह के ऊहापोह की स्थिति बनती जा रही है। ऐसे में ज़रूरी यह है कि चुनाव आयोग अपने स्तर पर सामने आकर इसे उपजे सभी तरह के संदेहों को दूर करे ताकि मतदान की प्रक्रिया को लेकर विश्वसनीयता को संकट खत्म है। गौरतलब है कि गुरुवार को राहुल गांधी ने एक बार फिर मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर सवाल उठाया और कर्नाटक में आनंद निर्वाचन क्षेत्र का हवाला देते हुए कहा कि वहां किसी ने गलत तरीके से 6018 वोट हटाने की कोशिश की। मगर इस क्रम में चूंकि खुद बूथ स्तरीय अधिकारी के संबंधी का वोट भी हट गया था, इसलिए उसकी जांच के बाद सिरे खुलते गए जो बेहद चिंताजनक थे। ये हाल ही में हुई माननीय राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर है। अब पूरे इस घटनाक्रम में बात निकल के आती है कि अगर किसी प्रकार का मैनिपुलेशन हमारे इलेक्टोरल रोल्स पे करा जा रहा है, हमारे मतदाता सूची पे करा जा रहा है मैनिपुलेशन, तो ये अपने आप में चुनाव
की पारदर्शिता पर सवाल उठाता ही है। दुखद बात ये है कि चुनाव आयोग को जो करना चाहिए, मतलब कि अगर ऐसे कोई भी बात सामने आ रही है तो उसके ऊपर एक गहन जांच कमेटी बननी चाहिए। एक रिपोर्ट रेडी करनी चाहिए कि हाँ, हमने जो ये दावे किए गए थे उसको हमने जांच करी और इसका निष्कर्ष ये रहा। ऐसा करने की जगह चुनाव आयोग सीधे तौर पे डायरेक्टली खारिज कर दे रहा है। सीधे तौर पे कह दे रहा है, भई ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें तो बिल्कुल फालतू बातें लग रही हैं। अब क्योंकि लगातार ऐसे विद एविडेंस निकल के आ रहा है कि इलेक्टोरल रोल यानी कि मतदाता सूची को मैनिपुलेट करा जा रहा है, तो कहीं न कहीं लोगों का विश्वास जो कि ग्राउंड लेवल पे अब चुनावों से भी उठ रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर चुनाव का मकसद ही क्या रह जाएगा। अगर कोई वोट्स को अपने आप अपने अपने हिसाब से अपने हित के लिए मैनिपुलेट कर सकता है, वो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी से, तो और आसान हो गया है, जैसा उस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया था मैनिपुलेट करना। मगर देखते हैं आने वाले समय में। अब विडंबना ये है कि संविधान में जिस मतदान के जरिए लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की ठोस व्यवस्था की गई है, उसे सुनिश्चित करने के लिए तैयार होने वाली मतदाता सूची में गड़बड़ी के इतने गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं और उस पर कोई स्पष्टता कायम होने के बजाय ये सवाल महज राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दुष्चक्र में उलझता दिख रहा है। इसी तरह बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन निरीक्षण को लेकर भी आयोग के रुख पर सवाल उठ चुके हैं। आखिर यह नौबत कैसे और क्यों आई कि निर्वाचन आयोग पर देश के लोकतंत्र की कमज़ोर करने वाले तत्वों को बचाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, और इस पर आयोग के रुख की वजह से जनता के एक खासे हिस्से के बीच समूची चुनाव प्रक्रिया को लेकर आशंका खड़ी हो रही है। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि स्वच्छ और स्वतंत्र मतदान ही लोकतंत्र के बचे रहने की एकमात्र गारंटी है। साथ ही नागरिकों के मतदान का अधिकार सुरक्षित रहे, यह सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग की ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात है। अगला है दरों में बदलाव से उम्मीदें और आशंकाएं। अजय जोशी साहब कहते हैं कि कुछ वर्षों से वस्तु और सेवा कर ढांचे में सुधार की मांग की जा रही थी, जो कि हाँ, व्यापारी वर्ग और देश जन सामान्य लोग कर रहे थे। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने पिछले दिनों जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने और कम करने की घोषणा की। जीएसटी परिषद की जिस बैठक में ये फैसला लिया गया, उसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। बैठक में जीएसटी सुधार की दृष्टि से जटिल कर प्रणाली को सरल और उपभोक्ता अनुकूल बना कर देश के आर्थिक प्रगति की वो नई दिशा देने का प्रयास किया गया। 12% और 28% जीएसटी श्रेणी को समाप्त कर अब केवल दो श्रेणियां 5% और 18% ही रखी गई हैं। एक नई श्रेणी 40% की बनाई गई है, जो उन वस्तुओं पर लागू होगी जिनसे स्वास्थ्य और पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो विलासितापूर्ण है। माना जा रहा है कि जीएसटी की नई दरों से न केवल आम नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि व्यवसायों और विशेष रूप से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने में भी मदद मिलेगी। जीएसटी परिषद ने नई दरों को 22 सितंबर से प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है। इसमें आम उपभोक्ता वस्तुओं जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट इत्यादि कई चीज़ों पर राहत मिलने वाली है हमारे जनसामान्य को। अब आगे देखें तो कई बातें कही गई हैं इसको लेके। हम जीएसटी का व्यवसायों पर प्रशासनिक बोझ कम करने के लिए अनुपालन की प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने की जरूरत है। इसमें रिटर्न भरने की प्रक्रिया में सामंजस्य स्थापित करना और समय पर रिफंड सुनिश्चित करना भी शामिल है। कर चोरी रोधी उपायों, विशेष रूप से नकली चालान और कर चोरी रोकने के उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता है। संदिग्ध लेन देन की पहचान करने के लिए उन्नत डेटा और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की लंबे समय से ज़रूरत महसूस की जा रही थी। नई कर संरचना में से इन समस्याओं का समाधान होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कुछ वर्षों का अनुभव बताता है कि सरकार द्वारा दी गई राहतों का लाभ अंतिम पंक्ति के उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचता है। वस्तुओं के उत्पादक या मध्यस्थ अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए इस छूट का लाभ व्यापक स्तर पर पहुंचाने को तवज्जो नहीं देते हैं। जीएसटी दरों में कमी के मामले में भी ये समस्या बाधा बन सकती है। इस ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं ताकि दरों में कमी का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने क्षेत्रीय कार्यालयों को निवेश किया है कि वह रोजमर्रा की ज़रूरी वस्तुओं के मूल्यों पर नज़र रखें। अब ये भी कहा है कि ये ना हो कि इन दरें कम होने से कुछ व्यापारी वर्ग या कोई भी उत्पादक गलत फ़ायदा ना उठाए, तो मॉनिटरिंग करी जाएगी बोर्ड द्वारा भी। इसकी पहली मासिक रपट 30 सितंबर 2025 तक और
उसके बाद हर महीने की 20 तारीख तक जमा करनी होगी। इस रपट के वस्तु का नाम, ब्रांड और 22 दिसंबर से पहले और बाद का अधिकतम खुदरा मूल्य शामिल होगा। इस तरह की सुव्यवस्था और पारदर्शिता उपभोक्ताओं को वस्तुओं की कम कीमतों की स्पष्ट जानकारी देगी। केंद्र सरकार इस वर्ष दिसंबर तक जीएसटी अपील न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये न्यायाधिकरण विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगा, जिससे कारोबारियों और नागरिकों के लिए पारदर्शिता एवं विश्वास का माहौल बनेगा। जो जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल होगा, उसमें कई जो मामले होते हैं जीएसटी को लेकर, वो जल्दी निपट पाएंगे, प्रोफेशनली निपट पाएंगे। वहीं जीएसटी दरों में बदलाव के बाद पुराने माल पर नई कीमत लागू करने कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सरकार ने इस समस्या का समाधान करते हुए कंपनियों की अनुमति दी है कि वे पुराने माल पर स्टिकर, मोहर या ऑनलाइन प्रिंटिंग के जरिए संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य दर्शा सकती है, लेकिन ये साथ पहले का मूल्य भी दर्शाना होगा। इसके अलावा उपयुक्त पैकेजिंग सामग्री का उपयोग 31 दिसंबर 25 तक करने की छूट दी गई है। कंपनियों को नए मूल्यों की जानकारी दुकानदारों, राज्य सरकारों, संबंधित केंद्रीय विभागों और उपभोक्ताओं तक पहुंचानी होगी। इसके लिए कम से कम 2 समाचार पत्रों में विज्ञापन देना अनिवार्य है। अब देखिएगा, आजकल अखबारों में भी फ्रंट पेज पे पूरे डिटेल्ड एड्स आ रहे हैं कई कंपनीज़ के, कि पुराने प्राइसेस क्या थे और नए प्राइसेस क्या आने वाले हैं। इस कदम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता मूल्य और संशोधित कीमतों के बीच अंतर को समझ सके, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। जीएसटी में सुधार बाद एमएसएमई को संलिखित अनुपालन, एआई संचालित निगरानी और त्वरित रिफंड प्रक्रिया के जरिए सशक्त बनाने की कोशिश है। ये छोटे व्यवसायों को नवाचार और विस्तार का अवसर भी देता है। विशेष रूप से महिला उद्यमियों के लिए सरलीकृत जीएसटी और आसान ऋण सुविधाओं ने नए द्वार खोले हैं। महिला नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग रोजगार सृजन और नवाचार में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। सीमेंट पर जीएसटी 28% का में से घटकर 18% करने से आवास और बुनियादी ढांचे परियोजनाओं की लागत कम होगी। कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट्स को भी राहत मिलने वाली, जो मटेरियल होगा, बिल्डिंग मटेरियल, उसमें राहत मिल रही है। ये कदम न केवल नए रोजगार सृजित करेगा, बल्कि राष्ट्र निर्माण के मिशन को भी गति देगा। इसी तरह छोटे कारों और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी में कटौती ने इन्हें पहली बार खरीदने वालों, खासकर युवाओं के लिए किफ़ायती बनाया है। इससे वाहन निर्माण क्षेत्र में मांग बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। दूसरी ओर कर दरों में बदलाव से 12% की श्रेणी से 18% का श्रेणी में जाने वाले आम जनजीवन के लिए ज़रूरी कई वस्तु महंगी हो जाएंगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कागज़ है। इसे 12% की जगह 18% की श्रेणी में डाल दिया गया है। इससे कागज़ के मूल्य में करीब 6% की वृद्धि हो जाएगी। नतीजा ये कि कॉपी किताब महंगी हो जाएंगी। इसका सीधा असर शिक्षा पर पड़ेगा। अब देखिए, कहीं पर राहत मिली तो कहीं पे आपका स्टेशनरी आइटम्स जो हैं वो कॉस्टली हो गए हैं। कई परिणाम देखने को मिलेंगे, मगर देखते हैं कि सरकार धीरे धीरे प्रयास कर रही है, करेगी, और जो फीडबैक आएगा बोर्ड के पास इस महीने के अंत तक और हर महीने, उसके आधार पर नए डिसीजंस बिल्कुल गवर्नमेंट लेगी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के रूप में, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे। आने वाले समय में मार्केट में जो एक स्टैग्नेशन सा आ गया था, कंज्यूमर्स खरीद नहीं रहे थे, इस चक्कर में ना प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर पा रहे थे, ना मार्केट में मनी फ्लो हो रहा था। रेट से कम होने से कंज्यूमर्स को कहीं ना कहीं अट्रैक्शन मिला है, शॉपिंग करने का राहत मिली है। तो देखते हैं कि कैसे लिक्विडिटी और मार्केट हेल्दी होती है वापस से, और आने वाले समय में और रिफॉर्म्स क्या सरकार लाती है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को फ़ायदा मिलेगा। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय खबरों को और बेहतर से जानने के लिए हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। धन्यवाद।